Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Professor Muaz Rasool, your Professor of Physics. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने MD कैट के सिलसिले में FLP 8 यानी फुल लेंथ पेपर का टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करना है। सो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 141 से अपनी बात को शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट। ये जुमला गलत है। रिकॉल कूलम्स लॉ, F इक्वल्स K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। रिकॉल न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, F इक्वल्स G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स से प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रही होती हैं। पहला जुमला गलत है। बीटा, बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर रिपल्सिव इन नेचर। याद रखिएगा ये जुमला भी गलत है, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वेयर एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। और चार्ली, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वीक होती है। आपके 141st MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 142, द फोर्स ऑन प्रोटॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻6 न्यूटन पर कूलम इज। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स QE। प्रोटॉन की बात हो रही है तो चार्ज कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 10⁻6। 6 और -19 कैंसिल होकर आपको क्या आंसर दे देंगे? 1.6 इंटू 10⁻13 ऑफ न्यूटन। 142 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 143, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड। नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या है? -ΔV ओवर ΔR एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 143rd MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली। Question number 144, the terminal voltage of a battery with EMF capital E and current I and internal resistance R is, small r is। आपने ये पढ़ा होगा कि EMF किसके बराबर होती है? VT प्लस IR। तो यहाँ से अगर IR को उधर ले जाएं तो IR उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT comes out to be E minus IR, यानी आपके 144 MCQ का भी आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 145, किरचॉफ वोल्टेज रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेसिक बुक की इंफॉर्मेशन है, एनर्जी, यानी 145 MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 146, हाउ मच हीट डज 20 वॉट बल्ब जनरेट्स इन एन आवर? MCAT में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बाय डेफिनेशन हीट का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। आपके पास पावर कितनी थी? 20, टाइम कितना था? 1 आवर, दैट इज 3600 सेकेंड। सो हीट कम्स आउट टू बी 72,000 ऑफ जूल। 146th MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 147, आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स व्हाट परसेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल रिमेन्स? चलिए एक साइकिल बना देते हैं, सवाल को समझना आसान होगा। फर्स्ट करें कि इनिशियल परसेंट जो अनडिकेट था या जो लेफ्ट था, जो स्टिल रेडियोएक्टिव था, दैट वाज 100% और 100%। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा? 50%। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 50 का हाफ रह जाएगा, यानी 25%। और थर्ड हाफ लाइफ के बाद 25 का हाफ रह जाएगा, दैट इज 12.5%। आपके 147th MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 148, द यूनिट्स ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आर द सेम एज दैट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड फोर्स। आपके 148 MCQ का आंसर क्या होगा? फोर्स यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 149, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज VI इनिशियल वेलोसिटी। इन टाइम 4 सेकंड, दिस इज स्मॉल t। व्हेन इट डिसेलेरेट्स एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इज इक्वल टू। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल्स VIT माइनस हाफ AT स्क्वायर, माइनस इसलिए कि डिसेलेरेशन हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 20, टाइम कितना था? 4, हाफ A कितना था? 3, टाइम कितना था? 4। नाउ 20 into 4 comes out to be 80। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 16 into 3 is 48। 48 by 2 is 24 and 80 minus 24 comes out to be 56 मीटर। 149th MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 150,
इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी देन, रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, दोनों सिचुएशन में इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ का मुताबिक फोर्स भी जीरो होगी। रिकॉल एफ इक्वल्स एम ए। आपके 150th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बोथ एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर जीरो, यानी 150th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 151, अ मोटर बोट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एनकाउंटर्स वाटर रेजिस्टेंस ऑफ 10,000 न्यूटन, द पावर ऑफ द बोट इज। रिकॉल P इक्वल्स एफ वी। फोर्स कितनी थी जी? 10,000। वेलोसिटी कितनी थी? 10। तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 100,000 या 100 किलो वॉट। आपके 151st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 152, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा स्पीड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हर जगह पे कांस्टेंट रहती है। बीटा मोमेंटम। नाउ प्लीज, मोमेंटम किसके बराबर होता है? P इक्वल्स mv। तो मोमेंटम स्पीड पे नहीं बल्कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सर्कुलर पाथ में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो किसके अलोंग होती है? टेंजेंट के अलोंग। और सर्कुलर पाथ में चूंकि डायरेक्शन हर वक्त क्या हो रही होती है? तब्दील हो रही होती है। तो लीनियर वेलोसिटी भी हर वक्त अपनी डायरेक्शन क्या कर रही होगी? तब्दील कर रही होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो मोमेंटम भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। आपके 152 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। बाकी ऑप्शंस भी देख लें। चार्ली क्या है? काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर, और इसमें m क्या है? मास, और v क्या है? स्पीड, और डेल्टा क्या है? एंगुलर मोमेंटम। यूनिफॉर्म मोशन में एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा किसके अलोंग होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, जिसमें ओमेगा ना अपनी वैल्यू और ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी। आई रिपीट, आपके 152 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 153, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी फॉर एसएचएम। एसएचएम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्स नॉट इज एम्पलीट्यूड। हाफ के और हाफ के कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। 153 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 154, द फर्स्ट ओवरटोन यानी सेकंड हार्मोनिक of a stretch wire of given length has a frequency of 320 hertz. Now this is F2. The fourth harmonic has a frequency of, आपने F4 निकालना है। Now आप सबको पता है कि स्टेशनरी वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज्ड होती है, यानी Fn किसके बराबर होगा? mF1। अब यहां से जरा F2 निकालें तो F2 क्या आ जाएगा? 2F1। तो F1 क्या आ जाएगा? F2/2। इसी तरह F4 क्या आ जाएगा? 4F1। तो F1 क्या आ जाएगा? F4/4। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो F4/4 इज इक्वल टू F2/2। 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो F4 इज इक्वल टू 4F2/2। 4 और 2 कैंसिल होके क्या होंगे? 2, एंड F2 वॉज 320। सो F4 कम्स आउट टू बी 640 हर्ट्ज। 154 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। Question number 155, in Young's double slit experiment the separation between the slits यानी small d is halved and the distance between the slits and the screen यानी capital L is doubled, the fringe width will be। Young's experiment में दो लगातार फ्रिंजेस के दरमियान का फासला यानी फ्रिंज विथ डेल्टा वाई किसके बराबर होता है? L लैम्डा ओवर डी। L यहाँ पे क्या हो गया? डबल, और D यहाँ पे क्या हो गया? हाफ। ये 2 किधर चला जाएगा? ऊपर। ये ऊपर जाके 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो फ्रिंज विड्थ में पहले के मुकाबले में कितने गुना इजाफा हो जाएगा? 4 गुना इजाफा हो जाएगा। आपके 155 एमसीक्यू का आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स या बी क्वाड्रुपल्ड, यानी 155 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 40। क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ 6 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 5 मिलीमीटर। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, C इक्वल्स A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। यहां से A किसके बराबर आ जाएगा? CD ओवर एप्सिलॉन नॉट। C कितना था? 6, D कितना था? 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 8.55 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -12। अब इसको करने का बेटा एक आसान सा तरीका देखें प्लीज। ये 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 30, और 8.85 को राउंड ऑफ करके ऑलमोस्ट क्या ले लें? 10।
9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, और -12 ऊपर जाके जब +12 होगा तो क्या बन जाएगा 10⁻+9, और ये एक जीरो और एक जीरो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा 3 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं गलत नहीं तो इसके क्लोजेस्ट मुझे कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रही है, ऑफ कोर्स डेल्टा। 156 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 157, विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वे इन विच द करंट आई थ्रू अ थर्मिस्टर ऑफ नेगेटिव अल्फा डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट। नेगेटिव अल्फा का क्या मतलब है, ये ऐसा थर्मिस्टर है कि जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से सिर्फ ज्यादा ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिससे ग्राफ वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाएगा, ये सब्सटेंस नॉन ओहमिक बन जाएगी, और जो करंट है उसके बढ़ने की वजह रेजिस्टेंस का भी कम होना है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी ज़्यादा होना है, जिसके नतीजे में आप थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे और उसके नतीजे में करंट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रहेगा। आपके 157 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, दिस ग्राफ, दैट इज अल्फा। Question number 158, a solenoid is cut into two halves. Magnetic induction due to same current in each half will be. By definition, solenoid की magnetic field का formula क्या होता है, B is equal to mu naught Ni या mu naught Ni over L। इसमें small n क्या है, number of turns per unit length, इसमें capital N क्या है, total number of turns, और इसमें capital L क्या है, solenoid की length। solenoid को कट करने से, चाहे आप दो इक्वल हाफ्स में कट करें या अनइक्वल हाफ्स में कट करें, सोलनॉइड को कट करने से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप करंट भी उतना ही दे रहे हैं जितना पहले दे रहे थे तो दोनों हिस्सों के मैग्नेटिज्म्स के आंसर बिल्कुल वही आएंगे जो ओरिजिनल आंसर्स थे। 158 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली, यानी सेम एज ओरिजिनल सोलनॉइड। क्वेश्चन नंबर 159, a charged particle of energy 30 eV moves through a velocity selector undeflected. The energy of the particle on emerging out of the velocity selector is, याद रखिएगा velocity selector में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करती हैं, कैंसिल करती हैं, तो पार्टिकल कोई स्पीड गेन या लॉस नहीं करता, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, उसकी एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो अगर वो 30 EV से एंटर हो रहा था तो इस पूरी मोशन के दौरान भी उसकी एनर्जी 30 EV ही रहेगी और निकलने के बाद भी उसकी एनर्जी 30 EV ही रहेगी। 159 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 30 EV यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 160, a magnetic field of 2 × 10⁻⁻2 Tesla acts at right angles to a coil of area 100 centimeter square with 50 turns. The average induced EMF in the coil is 0.2 volt when it is removed from the field in time t. The value of time is, अच्छा, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में से कितनी पास कर रही थी, 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला। फिर अचानक आपने उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर दिया, निकाल दिया, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो अगर इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड क्या थी 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी, 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला। ऐसा करने से इस कॉइल में कितनी ईएमएफ पैदा हो रही है, 0.2 वोल्ट की। बताएं ये सारी मोशन कितनी देर में हुई है, आपने इस मोशन का टाइम निकालना है, यानी वो टाइम निकालना है जिस टाइम के दौरान कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से निकल के बाहर चली गई है। फैराडेस लॉ, E इक्वल्स एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और फाई की जगह क्या लिखा जा सकता है, बी ए। यहां से अगर मैं टाइम को उधर ले जाऊं और E को उधर ले आऊं तो टाइम कम्स आउट टू बी एन डेल्टा बी ए ओवर ई। नंबर ऑफ टर्न्स 50, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कितनी है, 2 × 10⁻⁻2, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 100 × 10⁻⁴, और ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई थी, 2.2 यानी 2/10। ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 0 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर 1 2 3 और 4 जीरोस हो जाएंगे, जो 4 जीरो जब -6 से कैंसिल होंगे तो क्या बनेगा, 5 × 10⁻⁻2 या 5/100 या 0.05 सेकेंड। आपके 160th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 161, a force F is needed to break a copper wire having a radius of r. The force needed to break a copper wire of same length and radius 3r will be. प्लीज ध्यान से देखिएगा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी F ओवर A ओवर डेल्टा L ओवर L, और A की जगह क्या लिखा जा सकता है, पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो फोर्स क्या आ जाएगी, y × पाई आर स्क्वायर डेल्टा L ओवर L। ये क्या शो कर रहा है कि फोर्स रेडियस के स्क्वायर के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आगे तो अब सवाल ज़बानी भी हो सकता है। आपने रेडियस पहले के मुकाबले में ट्रिपल कर दिया, यानी इनिशियल रेडियस क्या था r, तो पुराना रेडियस क्या हो गया 3r, यानी आपने रेडियस में पहले के मुकाबले में 3 गुना इजाफा कर दिया। तो जब रेडियस बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगी, और अगर रेडियस में कितने गुना इजाफा हो रहा है 3 टाइम्स, तो चूंकि फोर्स रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो अगर रेडियस में कितने गुना इजाफा हो रहा है 3 टाइम्स, तो फोर्स में कितने गुना इजाफा हो जाएगा 9 टाइम्स। आपके 161st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा यानी 9f। क्वेश्चन नंबर 162, if the electron in an hydrogen atom jumps from an orbit with level ni equals 3 to an orbit with level nf equals 1, the emitted radiation has a wavelength given by। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का जनरलाइज फॉर्मूला 1/लैम्डा इक्वल्स 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसमें p क्या होता है फाइनल शेल, n क्या होता है इनिशियल शेल, या यूं कह लें p क्या होता है लोअर शेल और n क्या होता है हायर शेल। वैल्यू रिप्लेस कर दें, लोअर या फाइनल शेल क्या था 1, हायर या इनिशियल शेल क्या था 3, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/लैम्डा आफ्टर टेकिंग एलसीएम 8r/9, कि जिसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 9/8r। 162 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चल दी। क्वेश्चन नंबर 163, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ 6.7 eV, now this is capital E, falls on an aluminum surface, work function 4.2 eV, this is phi, the kinetic energy in joules of the fastest electrons emitted nearly is। now Einstein equation, photoelectric effect की equation, Ke max is equal to E minus phi, E कितना था 6.7, phi कितना था 4.2, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स comes out to be 2.5 eV. We are to convert it into joules, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1.6 into 10 raised to the power -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कि 2.5 को क्या लिख दिया 25/10, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 यानी 16/10 into 10 raised to the power -19 से। प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसको रिड्यूस करें तो दिस कम्स आउट टू बी 5/2, 16/10 into 10 raised to the power -19, 16 और 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा 8 into 5 is 40, 1 0 और 1 0 क्या हो गया कैंसिल, सो आंसर कम्स आउट टू बी 4 into 10 raised to the power -19 जूल। 163 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 164, इफ m, mn and mp are the masses of ZXA nucleus, neutron and proton respectively, then न्यूक्लियर फिजिक्स का बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट मास इफेक्ट, यानी न्यूक्लियॉन्स की मास हमेशा न्यूक्लियस की मास से ज्यादा होती है, यानी न्यूक्लियस बनने के बाद मास वो नहीं आती जो आनी चाहिए थी, उससे थोड़ी कम आती है। 164 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 165, इफ x is equal to a plus b and delta x, delta a and delta b are the maximum errors in x, a and b respectively, then जब ओरिजिनल वैल्यूज आपस में क्या हो रही हो ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो याद रखिएगा उनके एरर्स निकालने के लिए उनके एरर्स भी आपस में क्या होते हैं ऐड होते हैं, एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो चाहे ओरिजिनल वैल्यूज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एरर्स हमेशा तमाम एरर्स को ऐड करके ही निकलेंगे। 165 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 166, अ फोर्स F equals 5I plus 3J plus 2K Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to the point R equals 2I plus J in meter. The work done on the particle in joules is W is equal to F dot D. फोर्स कितनी थी 5I plus 3J plus 2K, डिस्प्लेसमेंट कितना था 2I plus J। आपको पता है डॉट वाले में या डॉट प्रोडक्ट में I वाला I से मल्टीप्लाई होगा और J वाला J से और K वाला K से। सो 5I into 2I comes out to be 10 और 3J plus 1J comes out to be 3, K के साथ मल्टीप्लाई होने वाला कोई नहीं है, तो 10 plus 3 comes out to be plus 13। 166 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 167, एन इंजन ऑफ पावर 8500 watt makes a train move on a horizontal surface with a constant velocity of 20 meter per second. The force involved in this is, याद रखिएगा P is equal to FV अभी किया तो F is equal to P over V, that is 8500 over 20, 10 और 10 कैंसिल हो गया, 850 over 2 comes out to be 425 न्यूटन। 167th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 168,
A body is revolved in a horizontal circle of radius 20 centimeter. This is small r. With an angular velocity of 20 radians per second. This is omega. Then the linear velocity at any point on the circular path is. आपने v निकालना है. Very famous expression v equals r omega. r क्या था 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20/100. ओमेगा क्या था 20. ये 2 0 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, एंड 2 into 2 कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड. 168 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा. क्वेश्चन नंबर 169. फूड बीइंग कुक्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ कोर्स रेजोनेंस या इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. 169 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चलिए. क्वेश्चन नंबर 170. The vibrations of 4 air columns are represented in the figure below. The ratio of frequencies FP, FQ, FR and FS is. आपने इन फ्रीक्वेंसीज की क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है. Now जब P फिगर को देखें तो ये किसको शो कर रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. इसका मतलब FP इज टेक्निकली F1C. अच्छा, जब आप Q फिगर को देखें तो किसको शो कर रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. तो इसका मतलब FQ is basically F1O. आगे चलें. R फिगर को देखें तो किसको शो कर रहा है, सेकंड हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. तो FR is basically F2O. और S किसको शो कर रहा है, सेकंड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. लेकिन आपको पता है क्लोज ऑर्गन पाइप में फर्स्ट के बाद सेकंड हार्मोनिक नहीं आता बल्कि थर्ड हार्मोनिक आता है. तो FS किसको शो कर रहा है, F3C. अगर आपको समझ आ गया तो आगे क्वेश्चन हो गया. F1O is V over 4, F1C is V over 4L, F1O is V over 2L, F2O is V over L, F3C is 3V over 4L, VL, VL ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल. तो यहाँ से क्या आएगा 1 over 4, यहाँ से क्या आएगा 1 over 2, यहाँ से क्या आएगा 1 और यहाँ से क्या आएगा 3/4. अगर मैं 4 से थ्रू आउट क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा. तो पहली लाइन क्या बनेगी 1, ये 4/2 कैंसिल होकर दूसरी लाइन क्या बनेगी 2, 4 into 1 तीसरी लाइन क्या बनेगी 4, 4 और 4 कैंसिल होकर क्या बनेगी 3. 1 रेशो 2 रेशो 4 रेशो 3. आपके 170th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली, यानी 1 रेशो 2 रेशो 4 रेशो 3. आई डू सजेस्ट एक दफा आप ये सवाल लाजमन खुद से करके देखिएगा. Question number 171. The distance between two bright or two dark adjacent fringes is mathematically written as alpha. Delta y equals L lambda over d. अभी हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले. 171 का आंसर अल्फा. 172. What is the value of universal gas constant? इवन ये क्वेश्चन भी एमकैट में बहुत दफा पूछा गया हुआ है. अल्फा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. 172 का आंसर क्या होगा, अल्फा. क्वेश्चन नंबर 173. 10 identical resistances each having a resistance of 5 ohm are joined in parallel. The combination has a resistance of. Parallel combination के लिए equivalent resistance क्या होती है, R over N. I repeat, parallel combination के लिए equivalent resistance क्या होती है, R over N. R क्या है, हर एक की वैल्यू 5 ohm. N क्या है, number of resistances connected in parallel, that is 10. So 5/10 comes out to be 0.5 ohm. 173 MCQ का आंसर क्या होगा, चार्ली. Question number 174. A wire of length L is drawn such that its diameter is reduced to half of its original diameter. If the initial resistance of the wire was 15 ohm, its new resistance would be. Now आपने एक वायर को खींचा और ऐसा खींचा कि उससे उसका डायमीटर पहले के मुकाबले में क्या हो गया, हाफ हो गया. नाउ प्लीज, आप सबको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई डी स्क्वायर बाई 4. ठीक है. अब अगर आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं और ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं कि डायमीटर पहले के मुकाबले में कम हो गया, तो चूंकि एरिया डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डायमीटर कम हो रहा है तो एरिया भी कम होगा, लेकिन एरिया डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर डायमीटर में 2 गुना कमी आ रही है, यानी डायमीटर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो एरिया में 4 गुना कमी आएगी. वायर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A into L, एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर एरिया में 4 गुना कमी आ रही है, यानी A क्या हो रहा है, A/4, तो लेंथ में 4 गुना क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा. वैसे भी कॉमन सेंस है, वायर को आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं. तो जब भी आप किसी चीज को ऐसे खींचते हैं तो उससे उसकी लंबाई में क्या होता है, इजाफा, और मोटाई में क्या होती है, कमी. और रूल क्या है कि जितना लंबाई में इजाफा होगा
उतना ही एरिया में कमी होगी, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो डायमीटर हाफ मतलब एरिया में 4 गुना कमी होगी, मतलब लेंथ में 4 गुना इजाफा हो गया। लेकिन इस सारी स्ट्रेचिंग के दौरान वायर का मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। पुरानी रेजिस्टेंस R इक्वल्स रो L ओवर A, तो नई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R डैश इक्वल्स रो L की जगह क्या आ जाएगा 4L, A की जगह क्या आ जाएगा A/4, ये 4 किधर चला जाएगा ऊपर, सो दिस कम्स आउट टू बी 16 रो L ओवर A, और रो L ओवर A क्या था, पुरानी रेजिस्टेंस, सो न्यू रेजिस्टेंस इज 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, और ओल्ड रेजिस्टेंस कितनी थी 15, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में 15 ओम से 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 240 ओम। 174 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा यानी 240 ओम। क्वेश्चन नंबर 175, एन इलेक्ट्रॉन and a proton enter a magnetic field perpendicularly, both have the same kinetic energy, which of the following true? तो आपको पता है इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा होती है। इसका मतलब एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एक ही तरीके से एंटर होने के बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम डेविएट करेगा, यानी प्रोटॉन का ऑर्बिटल रेडियस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। 175 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी प्रोटॉन की ट्रैजेक्टरी विल बी लेस कर्व्ड एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, 175 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 176, इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट, दिस इज वीपी, is converted into 2200 volt, this is Vs. The number of turns in the primary coil, that is Np, is 400. What is the number of turns in the secondary coil? Ns आपने निकालना है, Ns over Np is equal to Vs over Vp। तो Ns किसके बराबर आ जाएगा, Np Vs over Vp। Np क्या था जी 400, Vs क्या था 2200, Vp क्या था 220। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 22 और 22 कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा 10, एंड 10 इंटू 400 इज 4000। 176 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 177, एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर फर्स्ट एंड देन टू अ फुल वेव रेक्टिफायर। If the output resistance in half wave rectifier is twice than the output resistance for the full wave rectifier, then the ratio of time periods of output ripples in half wave rectifier to the full wave rectifier respectively is। पहली बात तो इस पूरे MCQ में आउटपुट रेजिस्टेंस के डबल या हाफ होने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा अहम बात क्या है कि आपने रेशो निकालनी है TH over TF। TH क्या है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल होने वाली आउटपुट का टाइम पीरियड, और TF क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल होने वाली आउटपुट का टाइम पीरियड। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है और टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। तो अगर इनपुट सिग्नल का टाइम पीरियड क्या था, कैपिटल T, तो TH तो कैपिटल T ही रहेगा, लेकिन TF क्या हो जाएगा T/2। इसमें T और T आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 किधर चला जाएगा ऊपर, सो आंसर कम्स आउट टू बी 2:1। 177 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 178, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from a surface of a sodium metal are such that, तमाम निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और स्पीड सेम नहीं होती, कुछ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं और कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं। इसका क्या मतलब है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होगी वो 0 से लेकर तो मैक्सिमम, स्पीड कह लें काइनेटिक एनर्जी कह लें, एक ही बात है। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड या काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 से लेकर मैक्सिमम तक की रेंज ऑक्यूपाई करेगी। 178 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 179, a certain radioactive nuclide of mass number X decay by beta emission and alpha emission to a second nuclei of mass number T. Which of the following correctly relates X and T? आपको पता है बीटा के निकलने से मैस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और अल्फा के निकलने से मैस नंबर में 4 की कमी आ जाती है। फर्स्ट करें, इनिशियल एलिमेंट क्या था A और इसका मैस नंबर क्या था X, तो बीटा के निकलने से मैस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अल्फा के निकलने से मैस नंबर में 4 की क्या होगी, कमी। तो अगर इनिशियल मैस नंबर्स क्या आते X, तो फाइनल मैस नंबर दैट इज T क्या हो जाएगा X-4, और ये -4 उधर जाकर जब प्लस हो जाएगा तो रिलेशनशिप बिटवीन X and T is either T equals X-4 और X equals T+4। 179 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, which of the following X-rays has the largest intensity? याद रखने का आसान सा तरीका सुन लें, एनर्जी वाइज के गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद के बीटा की,
और उसके बाद के अल्फा की। कॉमन सेंस है, के गैमा में आपको 3 शेल्स का फर्क दिखाई दे रहा है, के बीटा में आपको 2 शेल्स का फर्क दिखाई दे रहा है और के अल्फा में आपको 1 शेल का फर्क दिखाई दे रहा है। सो एनर्जी वाइज हमारे पास रेशियो क्या बनेगी या सीरीज क्या बनेगी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, के गैमा की, उसके बाद के बीटा की और उसके बाद के अल्फा की। इंटेंसिटी वाइज रेशियो रिवर्स हो जाती है, यानी इंटेंसिटी वाइज सबसे ज्यादा रेशियो किसकी होगी, के अल्फा की, उसके बाद के बीटा की और उसके बाद के गैमा की। इंटेंसिटी का क्वेश्चन है, 180th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, के अल्फा एक्सरे, यानी 180th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। होपफुली आज के तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।